नमस्कार, आपका स्वागत है 24 की चाल में। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं तेलंगाना के रंगारेड्डी शहर में। और रंगारेड्डी शहर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद है जहां पर भारत यात्री आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं और खाना खाने के बाद फिर से यात्रा पर निकल पड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है कि 24 की चाल में आज हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कन्हैया कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया, आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, टारगेट 2024 माना जा रहा है, क्या वाकई इसमें सत्यता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो विरोधी दल हैं वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो तो है ही है, लेकिन तोड़ो की यात्रा है। सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से मोरबी में जो हृदय विदारक घटना हुई है उसके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और आप जानते हैं कि आज सरदार पटेल साहब की जयंती है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो हम लोग जो है उनको सुबह पुष्पांजलि करके, श्रद्धांजलि दे करके अपनी यात्रा को प्रारंभ किए। और एक चीज़ और आपसे साझा करना चाहता हूं, फिर हम राजनीतिक बात करेंगे। आज छठ समाप्त हुआ है। मैं बिहार से हूं और बिहार के लोगों के लिए छठ बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। लोक आस्था का महापर्व है, लोक संस्कृति को सेलिब्रेट करते हैं। तो पिछले नहाए खाए के दिन से ही लगातार घर को मिस कर रहा हूं। तो आपके माध्यम से जो सारे छठ के व्रती हैं और सारे लोग दुनिया भर में जो छठ मनाते हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आपने सवाल किया कि भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, इसका 24 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि 24 साल के नौजवानों पे इसका क्या असर पड़ेगा। 24 साल में इसलिए कह रहा हूं कि आप कॉलेज तुरंत समाप्त करते हैं, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीई करता है, बीबीए करता है, कुछ लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं। और ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनको इस उम्र में रोज़गार मिल जाए। रोज़गार की हालत आप सबसे छुपी हुई नहीं है। 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। किसी भी चीज़ की बहाली हो, उसका जो एग्ज़ाम होता है उसको देने के लिए जो ट्रेन की, बस की हालत होती है, आसपास जहाँ एग्ज़ाम सेंटर हो वहाँ पे मंदिर हो, मठ हो, वहाँ पे जा कर के जिस तरह से लोग रहते हैं तो आपको देख करके बड़ी तकलीफ़ होगी। हम समझते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अपने इस उद्देश्य को पकड़ करके हमेशा रखे कि इस देश के नौजवानों के भविष्य पे इसका क्या असर पड़ेगा। ये हमारी पहली कोशिश है। चुनाव होंगे, मैं चुनाव से इनकार नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भूमिका आज सड़कों पे रहने की है। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि कांग्रेस पार्टी उस भूमिका को निभा रही है। आज हमारी यात्रा 1300 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है। 5वें राज्य में आप कवर करने के लिए आए थे कन्याकुमारी। वहाँ और यहाँ में जो बड़ा फ़र्क आया है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं उदयपुर डिक्लेरेशन में भी था, उदयपुर चिंतन शिविर में पार्टिसिपेट किया था। जब ये निर्णय लिया जा रहा था तब ये यात्रा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा निर्णय लिया जा रहा था। जब इस यात्रा की तैयारी होने लगी, इसकी सूचना जाने लगी राज्यों को और जिलों को, तब ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यात्रा थी। यात्रा जब हम लोग करने के लिए आए बतौर भारत यात्री, मैं भी लगातार चल रहा हूँ, तब तक मुझे लग रहा था कि ये एक दल की यात्रा है शायद। लेकिन जब हम लोग आज हज़ारों किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं, 5 राज्य में गए हैं, अलग अलग भाषाएं बदल गई। जब यात्रा शुरू हुई तो तमिल था, फिर मलयालम, फिर कन्नड़, फिर जो है तेलुगु में जब हम आए हैं। और लोग की जो है जीवन जीने के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, उनकी वेशभूषा बदल रही है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि सचमुच ये देश बहुत महान है और इसमें विविधता है। इसकी विविधता को, इसकी डाइवर्सिटी को जो इंटैक्ट करके रखना है, उसको बचा करके रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। और यह यात्रा जो है अब उनकी यात्रा बन चुकी है। उनकी यात्रा तो बन चुकी है, लेकिन 2024 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा प्रदर्शन अपने आप को आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि 2019 के बारे में बात करें तो स्थिति कांग्रेस की ठीक नहीं। देखिए, एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, जो अभी क्रिकेट मैच हो रहा है ना, टेक्निकली वो टीम जो है वो बीसीसीआई की टीम है टेक्निकली, लेकिन वो खेल जो है ना, वो खेल की भावना वो देश की भावना है। तो जब टीम हारती है तो देश हारता है, और टीम जीतती है तो देश जीतता है। जब कोई चीज़ को देश की जनता स्वीकार कर लेती है ना, उसको अपना लेती है। चुनाव होना बहुत छोटी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जनता जिस तरीके से इस यात्रा से जुड़ रही है और इसका असर आप मीडिया में आप बखूबी जानते हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। और उसका असर ही है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की बौखलाहट होती है। आपको जो है ऐसे ऐसे सवाल उठाए जाएंगे कि जूता का फीता का रंग कैसा है,
टी शर्ट का रंग कैसा है, उसका दाम कितना है, किस महिला का हाथ पकड़ करके यात्रा में चल रहे हैं, उनको वो कोई मासूमियत नहीं दिखती है। उठने लगा कि एक लड़की के साथ, एक लेडी के साथ राहुल गांधी हाथ में हाथ डाल के पद यात्रा कर रहे हैं, उस पर सवाल उठने लगा। आपको क्या लगता है कि ऐसी बातें होनी चाहिए? राहुल गांधी मजदूर के हाथ में हाथ डाल करके चले, किसान के हाथ में हाथ डाल करके चले, बच्चों के हाथ में हाथ डाल करके चले, बूढ़ों के हाथ में हाथ डाल करके चले। तो जिसकी जैसी सोच, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। जिसका सोच ही खराब है, जिसका नज़र ही खराब है, उसके नज़रिए की आप क्या बात कीजिएगा। जिसके नज़र में ही दोष है, उसके नज़रिए में भी दोष होगा। एक बार देखा गया राहुल गांधी बकरी कंधे पर रखकर चलने लगे, लोगों ने उस पर भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। देखिए, ये देश से जुड़ना है ना। जब आप देश की सड़कों पे हैं, तो देश की सड़कों पे जो देश का जीवन है, उससे आप अपने आप को अलग कैसे रख सकते हैं। हर कोई अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके, आपका भी एक कंफर्ट जोन होगा ना, लेकिन आज जब आप सुबह से आए हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी बारात में आए हों, तकिया खोज रहे हों, गद्दा ढूंढ रहे हों, कहाँ थोड़ा सा जो है कमर सीधा कर लें। तो आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके आए हैं, अपना घर छोड़ करके आए हैं। तो हर कोई जो यहाँ आया है इस यात्रा में, वो अपना एक कंफर्ट जोन छोड़ करके आया है ना। जब आया है, जब एक सेल्फ पहुँचा है, तो वो सेल्फ पार्टी से ऊपर उठ करके सोसाइटी की हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? कन्हैया, सवाल एक और बड़ा लाजमी है, ये थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। बड़ा लाजमी सवाल ये है कि हम देख पा रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। पहले उत्तराखंड में कॉमन सिविल की बात हुई, अब गुजरात में भी कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी जब कॉमन की बात करने लगे तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि वो कॉमन की बात कम्युनल होने के लिए करती है। कॉमन की बात हो ना कि इस देश में बेरोजगार जितने भी नौजवान हैं, चाहे कोई जात कोई धर्म का हो, सबको रोजगार दिया जाएगा। इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हों, उनको जो है शिक्षा दी जाएगी, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाएगी, उनके लिए जो है रेल की व्यवस्था होगी, बस की व्यवस्था होगी, उनके बच्चों के भविष्य के लिए जो है कोई नया निधि शुरू किया जाएगा, कोई योजना शुरू की जाएगी। बीजेपी कभी भी जो है ना, जब कॉमन की बात करती है ना, तो वो कॉमन होने के लिए नहीं, कम्युनल होने के लिए करती है, ये समझ जाइए। बीजेपी कॉमन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो बीजेपी के सोच में नहीं है। बीजेपी की सोच है सीढ़ी नुमा, कोई रहेगा ऊपर, कोई रहेगा नीचे। बीजेपी कभी भी कॉमन की बात नहीं कर सकती, वो बराबरी की बात ही नहीं कर सकती है। अगर आप इतिहास में जा करके देखेंगे ना, तो कॉमन सिविल कोड लागू हो रहा था, और बीजेपी जिस विचारधारा से निकल करके आई है ना, उन्हीं पार्टियों ने संविधान सभा में सबसे ज़्यादा बवाल काटा था। मेरा इतिहास बोध कमज़ोर नहीं है, मुझे मुजवानी इतिहास याद है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हूँ, मेरा इतिहास ठीक है। हम यूपीएससी की तैयारी किए थे, तो हम इतिहास जानते हैं। तो वो देश के लोगों को व्हाट्सएप पे इतिहास पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो लोग अपना जीवन दिए हैं, वो एक बार आंख बंद करेंगे ना, तो पूरा इतिहास उनको जो है मेमोराइज हो जाएगा। महाभारत में एक कहानी है ना कि जो है संजय पूरा महाभारत घर में ही बैठ करके सुना देता था। तो इस देश की संस्कृति परंपरा में बहुत सारी बातें हैं। भाजपा अभी जीत रही है चुनाव, तो उसको लगता है कि हम देश को जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कन्हैया, हिस्टोरिकल यात्रा है, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक आप लोग जा रहे हैं। कन्हैया कुमार में क्या परिवर्तन आएगा? राहुल गांधी तो कई बार कह चुके हैं कि उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है, वो लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। कन्हैया में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान के द्वारा अगर इस तरह की कोई यात्रा की जाएगी, किसी भी समूह के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा, तो कोई भी उसके प्रभाव से जो है ना अपने आप को अलग नहीं रख सकता है। ये आपको अंदर से बाहर इतना बदलेगा जिसके बारे में आप पूर्व में कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि आप अपने अंदर भी झांक रहे होते हैं, आप अपने बाहर भी झांक रहे हैं। ये सेल्फ का मामला है। सब सोसाइटी की अगर बात करेंगे, तो आप सोसाइटी को देख रहे हैं, सोसाइटी आपको देख रहा है, तो आपके बिहेव को जो है प्रभावित करेगा। और जब अगर आप पार्टी की बात करेंगे, तो पार्टी आज सबसे बड़े जो है जो साजिश में घिरा हुआ है कि पार्टी विपक्ष में है, लेकिन पार्टी को लेकर के बहस टीवी स्टूडियो में ऐसे होता है जैसे पार्टी हमारी जो है वो सत्ता में हो। दिन भर कोई ना कोई निगेटिव खबर जो है वो चलते रहता है। मैं आपको नहीं आरोप लगा रहा हूँ, एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो आज कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह का संचार है कि वो निगेटिविटी के उस ट्रैप को समझ पा रहे हैं, उस साजिश को समझ पा रहे हैं। चाय की दुकान पे बैठ करके आज जो है सकारात्मक चर्चा करने के लिए है। और कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह एक बार जब बड़ा होता है, तो कार्यकर्ता ही तो इस समाज के भी लोग हैं ना। बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि
भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान कन्हैया कुमार को लेके आ रहा था डायरेक्ट तौर पे, चाहे अनुराग ठाकुर हो चाहे दूसरे नेता हो, कि भारत तोड़ो से संबंधित लोग भी जो हैं इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जेएनयू में जो नारेबाजी जो भी हुई या नहीं हुई अलग इशू है, वो तो कोर्ट उस मामले को देख रहा है, लेकिन आप पे निशाना डायरेक्ट तौर पे साधा जा रहा था, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये थूकने का प्रयास करेंगे ना जब दूसरे पे, तो इनके ऊपर खुद पड़ेगा। अब 1 मिनट के लिए आप ये मान लिए कि कुछ हुआ, तो गृह मंत्री कौन है? कौन है गृह मंत्री देश का? सरकार कौन चला रहा है? तो ये बेशर्मी है ना कि आप सरकार में हैं, पूरा सिस्टम आपके पास है, ठीक है, फिर भी आप ये बोल रहे हैं। तो इस बेशर्मी का जवाब लोग अब चाय की दुकान पे देने लगे हैं। और जेएनयू का जहाँ तक बात है, जेएनयू के मामले में इनको मुंह की खानी पड़ी है। पहले जेएनयू को बदनाम करने का कोशिश किए, और जब इनको लगा कि जेएनयू को जब हम बदनाम करेंगे तो ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम सरकार चला पाएंगे, क्योंकि जेएनयू इस देश को इतना कुछ दिया है, क्योंकि देश ने जेएनयू को बनाया है, तो स्वाभाविक रूप से जेएनयू वापस करेगा समाज को। हमारे स्कूल के बाहर में लिखा होता था कि आप शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो शिक्षा लेने के लिए आप आए हैं, वो शिक्षा आप देश के टैक्स के पैसे से लिए हैं, वापस आप सोसाइटी में जा कर के कहते हैं गिव इट बैक, ठीक है, तो उसको जो है आप वापस करेंगे। इतना ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, इनके टॉप पोस्ट पे लोग बैठे हैं, इनके 3 मिनिस्टर थे, अभी एक हट गए हैं आरसीपी बाबू, नहीं तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो है जेएनयू से थे। तो इन्होंने प्रयास किया बदनाम करने का, लेकिन ये बदनाम नहीं कर पाए। और मैं तो खुला ठोक करके चुनौती देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ लोगों को, देश में लोग डर से चुप हैं, मैं क्यों नहीं चुप हूँ? अगर मैं गलत करता तो मैं भी डरा होता, मुझे भी ईडी का डर लगता, मुझे भी इनकम टैक्स का डर लगता। ना हमारा नेता ईडी से डर रहा है, ना हम ईडी से डर रहे हैं। जब कुछ गलत नहीं किए तो डरेंगे क्यों? कभी भी जो है हम लोग कोई ऐसी चीज़ों में शामिल नहीं रहे हैं जो देश हित के विरुद्ध हो, कभी भी नहीं। और इन्होंने सारी कोशिशें कर ली, और ये इनका फेलियर है। बताइए, गृह मंत्री आप हैं, सरकार आप चला रहे हैं, फिर भी आप ये बोल रहे हैं, तो देश के लोगों को ना इसमें कोई भरोसा नहीं दिखता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। खरगे जी अध्यक्ष बन गए हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने हैं। अब आने वाले वक्त में कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं और राहुल गांधी की भूमिका क्या देखते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे थे? देखिए, मैंने आपको जो है टीम का एक एग्जाम्पल दिया। भूमिका सबकी होती है, कोई विकेट कीपर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई फील्डर होता है। पार्टी भी उसी तरीके से चलती है। वो अध्यक्ष हैं, एक जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमको बड़ा गर्व है, हम भी वोट दिए हैं, हम भी उसमें शामिल हुए हैं, तो हमारे अध्यक्ष बने हैं, वो अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। उसी तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग जिम्मेवारी। कितना भरोसा है? नहीं, उन पे भरोसा तो है ही, और इसको जो है बार बार साबित किया गया है। इतने जो है सीनियर लीडर हैं, इतनी बार जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, हाउसेज में रिप्रेजेंट किया है, असेंबली में भी किया है, लोकसभा में किया है, राज्यसभा में भी किया है। 50 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। तो आज तो हमको एक्सपीरियंस और जोश दोनों की ज़रूरत है। आज हमको अनुभव भी चाहिए और जोश भी चाहिए। कांग्रेस में क्या बनना चाहते हैं? मैं क्या बनना चाहता हूँ? नहीं, मैं देखिए जो कर रहा हूँ ना, उसको और अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, उसका एक नोबल कॉज है, उसका एक जो है होली उद्देश्य है। नहीं तो जो है लोग विपक्ष में शामिल नहीं होते, सत्ता में शामिल होते हैं। तो हम आए हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य मैं बार बार कहता हूँ कि जो जाके पैर न फटे बिवाई, वो ना जाने पीर पड़ाई। जो संविधान बनाया है, जो कहता है कि संविधान ही मेरी विचारधारा है, ना दक्षिण ना वाम, हम मानते हैं संविधान, तो वही लोग जो है जो आज़ादी दिलाए हैं ना, वही आज़ादी को सुरक्षित भी रख सकते हैं। और आज़ादी जब सुरक्षित रहेगी ना, फिर कोई आंगनवाड़ी का बच्चा पीएचडी कर पाएगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अगली पीढ़ी के लिए, कि इस देश में गरीब लोग भी सपना देख सके, हम सिर्फ उसके लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे जो भी जिम्मेवारी है, मैं उसको ईमानदारी से निर्वहन करने का कोशिश करूँ। आंगनबाड़ी का जो बेटा है मेरे सामने अभी मौजूद है, पहले विधानसभा जाएगा या लोकसभा जाएगा या राज्यसभा जाएगा? अभी तो जो है कन्याकुमारी से कश्मीर जाएगा, फिर बाकी चीज़ें तय होंगी। थैंक यू। कन्हैया कुमार हमारे साथ थे, आज बातचीत कर रहे थे, और हम बता रहे थे कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में किस रूप में पड़ेगा, किस तरीके से पड़ेगा। और कन्हैया कुमार ने भी विस्तृत रूप से हमें बताया कि आने वाले वक्त में पार्टी की रणनीति क्या होगी। 24 की चाल में आज बस इतना ही। आगे फिर आपको किसी नए विषय के साथ जोड़ेंगे और बताएंगे कि 24 की चाल पे उसका क्या असर पड़ने वाला है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, रंगारेड्डी, तेलंगाना।